उर्मिला की शादी को कई साल बीत चुके थे। जब से उर्मिला शादी होकर घर में आई तब से वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। इसी वजह से कभी कभी खाना बनाने में बहुत देर भी हो जाती थी। अरे उर्मिला कहाँ हो? कितनी देर से खाना मांग रहा हूँ। मेरा रोटी का डिब्बा दे दो तो मैं काम पर चला जाऊँ। आज फिर मजदूरी का काम रह जाएगा, नहीं तो फिर बोलोगी कि शाम की सब्जी नहीं लाया। जब देखो तब जल्दी मचाते रहते हो। कितनी बार कहा है गैस चूल्हा खरीद दो, पर कोई मेरी सुनता कहाँ है। मुझे तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी चूल्हा फूकने में ही निकल जाएगी। पता नहीं हमारे ही नसीब में इतनी गरीबी क्यों लिखी हुई है कि एक गैस चूल्हा नहीं खरीद सकते। बहू, चूल्हे की रोटी बहुत फायदेमंद होती है। पता है सेहत के लिए कितनी अच्छी है। अम्मा, वो सेहत के दिन गए, वो सन 60 में हुआ करते थे। अब जमाना 21वीं सदी में चल रहा है। अड़ोस पड़ोस में सब घरों में गैस चूल्हा आ गया है। सबने खरीद लिया, बस हम ही रह गए हैं गैस चूल्हा खरीदने के लिए। थोड़ा हाथ खुला होने दे, फिर हम खरीद लेंगे। अभी इतने पैसे ना है, तू तो सब जानती है। जानते हुए भी ये कुछ नहीं समझती। पति की रोटी देने का समय होता है तो ये रोजाना यही राग अलापने लगती है। गैस चूल्हा ले लो, गैस चूल्हा ले लो। अरे ले लेंगे जब पैसे होंगे। अभी काम चल रहा है ना चूल्हे पर रोटी बनाकर। उर्मिला बहुत परेशान थी। ना ही उसकी सास सरला उसकी सुनती थी, ना ही पति सुनता था। बेचारी इतने सालों से कह रही थी कि गैस चूल्हा ले लो, घर में चूल्हे पर रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है, पर दोनों उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। उर्मिला की एक पुरानी सहेली इस गांव में ही रहती थी। कभी कभी उर्मिला अपनी उस सहेली से मिलने उसके घर चली जाती थी। अरे उर्मिला, आओ ना, बहुत दिनों बाद आई हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए झट से चाय बनाकर लाती हूँ। तुमने ये गैस चूल्हा ले रखा है ना? हाँ, मुझे तो 3 साल हो गए। पता है कितना सुख है गैस चूल्हे का। फटाफट से खाना बन जाता है। अब तू भी कब तक स्टोव और अंगीठी पर खाना बनाती रहेगी? तू भी अब जल्दी से गैस चूल्हा ले ही ले। कब से तो बोल रही हूँ ले दो, पर घर में कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। तू सही है, तूने पति से कहकर गैस चूल्हा खरीद लिया, पर मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मैं गैस चूल्हा खरीद सकूं। अच्छा, मैं चलती हूँ, तू भी आना किसी दिन। आ तो जाऊंगी, पर स्टोव पर बनी हुई चाय में मिट्टी के तेल की बदबू आती है, इसीलिए तो मैं तेरे घर आकर चाय नहीं पीती। अब तेरे घर जल्दी से गैस चूल्हा आ जाए तो उस पर बनी हुई चाय पीऊं। तेरे मुंह में घी शक्कर, काश ऐसा हो जाए। अच्छा, चलती हूँ। उर्मिला सहेली के घर से वापस घर जाने लगी। रास्ते से एक सेठानी जा रही थी जो उर्मिला को जानती थी। अब मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। गुड़िया के बापू तो मुझे नहीं लगता इतना महंगा गैस चूल्हा खरीद कर देंगे, इसलिए मुझे खुद ही पैसे जोड़ने होंगे। अरे उर्मिला, कोई रोटी बनाने वाली हो तो मुझे बताना। मुझे काम पर रखना है। 2000 रुपए दूंगी महीने के। 2000 रुपए? अगर मैं इनके घर रोटी बनाने के काम पर लग जाऊं तो मेरे पास भी पैसे जुड़ जाएंगे। क्या हुआ, चुप क्यों है? सेठानी जी, मैं भी आजकल खाली रहती हूँ, घर के काम जल्दी हो जाते हैं। अगर आप कहो तो मैं रोटी बनाने के काम पर लग जाती हूँ। हाँ तो ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सुबह 9 बजे आना है काम पर। सेठ जी दुकान पर चले जाते हैं, उन्हें रोटी सब्जी देनी होती है। आ जाएगी 9 बजे? हाँ हाँ सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। उर्मिला को थोड़ी खुशी मिलती है कि अब उसे काम मिल गया है। अब वो खाना बनाने का काम करके पैसे जोड़ लेगी और कुछ ही दिनों में गैस चूल्हा भी घर आ जाएगा। वो घर जाकर अपनी सास और पति से इस बारे में बात करती है। तू सुबह 9 बजे रोटी बनाने जाएगी सेठानी के घर, तो घर के काम कौन करेगा? सुबह सुबह 9 बजे मोहन ने भी तो काम पर जाना होता है, बच्चों को भी देखना है। अब इस उम्र में मैं तो घर के काम नहीं कर सकती और ना ही बच्चों को संभाल सकती हूँ। अम्मा जी, आप चिंता मत करो, मैं सारे काम निपटा कर ही जाया करूंगी। थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी, पर मुझे पैसे जोड़ने हैं। तेरी जैसी मर्जी, पर काम के साथ साथ अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना। पता चले ज्यादा काम करने से बीमार हो गई तो इतने पैसे ना है कि तेरी दवाई के इलाज में खर्च करूं। उर्मिला चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन उर्मिला सुबह 4 बजे उठ जाती है और घर के सारे काम खत्म करने लगती है। पानी भरना, घर की साफ सफाई, रोटी सब्जी सब बनाकर सारे काम निपटाकर उर्मिला सेठानी के घर काम पर 9 बजे पहुंच जाती है। सेठानी के घर का सारा खाना बनाना, फिर उसके बाद उर्मिला 12 बजे दोपहर की रोटी वगैरह बनाकर वापस घर लौटती थी। उसे बस अपने घर के लिए गैस चूल्हा खरीदना था, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रही थी। 1 महीना बीता। सेठानी ने उर्मिला को महीने की पगार 2000 रुपए हाथ में दी। उर्मिला बहुत खुश थी कि चलो 2000 रुपए तो मिले। अब वो ऐसे ही 1-2 महीने में गैस चूल्हा भी खरीद ही लेगी। पर जैसे ही उर्मिला घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास सरला की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। क्या हुआ अम्मा जी को?
पता नहीं बोल रही है, सांस घुट रही है। डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। मैं अभी चलती हूँ, घबराओ नहीं, अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। मोहन और उर्मिला सरला को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया, मौसम का बुखार आया है, कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे। ये कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ और मैंने इंजेक्शन भी दे दिया है, जिससे सर्दी खांसी में आराम आएगा और सांस भी नहीं उखड़ेगी। इतने पैसे हुए डॉक्टर साहब, इन्हें बाहर की दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ और मेरी फीस के साथ लगभग 800 का खर्चा आएगा। 800? मोहन अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब में 300 रुपए रखे थे। अब क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी पूरे नहीं है। डॉक्टर साहब को पैसे कैसे दूंगा, दवाई कैसे लेके आऊंगा? चिंता मत करो, मुझे आज ही महीने की पगार मिली है। ये लो 2000 रुपए रख लो, अम्मा जी की दवाई और बाकी चीजों के काम आएंगे। पर उर्मिला, ये पैसे तो तू गैस चूल्हे के लिए जोड़ रही है ना, तूने मुझे बताया था। सुनो जी, अम्मा जी की सेहत पहले जरूरी है। गैस चूल्हे का क्या है, वो मैं कुछ महीने बाद ले लूंगी। पहले अम्मा जी का ठीक होना जरूरी है। उनके लिए कुछ पौष्टिक खाने की चीज भी खरीद लाना, फल हरी सब्जियां। मैं उनके लिए कुछ अच्छा खाना बना दूंगी। अपनी बहू की बातें सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कितनी खुश नसीब थी कि उसे उर्मिला जैसी अच्छी बहू मिली थी। कुछ दिनों बाद सरला की तबीयत ठीक हो जाती है। सरला ने अपने स्वभाव को बदला। बहू, रोटी सब्जी की चिंता मत करो, तुम नहा धोकर तैयार होकर कुछ खा लो, फिर काम पर चली जाना। पीछे से सब कुछ मैं संभाल लूंगी। बच्चों की और घर की बिल्कुल चिंता मत करना। तुम भी तो थक जाती हो, घर का काम भी देखो, बाहर का भी देखो, क्या क्या करोगी? और मैं तो घर पर ही रहती हूँ, घर के काम आराम से कर सकती हूँ। थोड़ा शरीर चलता रहे तो सेहत भी ठीक रहती है। जाओ, तुम अपने जरूरी काम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ बना देती हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी एक बात बोलूं, आप बहुत अच्छे हो। मैं कहाँ बहू, ये कहो कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी तो इस घर की इतनी चिंता करती हो, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी अच्छी बहू का हमेशा साथ दूं, तुम्हें सहयोग करूं। परिवार के प्यार से उर्मिला को हिम्मत मिलती है। अगले 2-3 महीनों की मेहनत से उर्मिला पैसे जोड़कर अपने घर के लिए गैस चूल्हा खरीद ही लेती है। बहू, तूने ये गैस चूल्हा खरीदकर बहुत अच्छा किया। इस पर तो झटपट रोटी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। सचमुच गैस चूल्हे का कितना सुख है। अब तो माँ मेरे लिए भी झटपट रोटी बनाकर तैयार कर देती हैं। कुछ भी कहो, गैस चूल्हे का बहुत सुख है। ये सब आप सबके और भगवान के आशीर्वाद से ही हुआ है। सुनिए, मैं आपसे और माँ जी से पूछ रही थी, क्या मैं आगे भी सेठानी जी के घर में काम कर सकती हूँ क्या? अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ बहू, जरूर करो। अपने पैरों पर खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने सुना है शहर में तो औरतें आदमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, तो फिर गांव क्यों पीछे रहे? तुम बाहर का काम देखो, मैं घर संभालूंगी। ऐसे ही तो मिल बांट कर घर चलता है। अभी तो तुमने बच्चों को स्कूल में डालना है, पढ़ाना है, लिखाना है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। और अब तो घर में गैस चूल्हा भी आ गया है, तो रोटी सब्जी बनाने में तो मुझे अलग ही मजा आता है। इसलिए अब रसोई तो मैं ही संभालूंगी, तुम सेठानी की रसोई संभालो। ये भी खूब कही माँ जी। सास की बातें सुनकर हंसते मुस्कुराते उर्मिला अपनी सास के गले लग जाती है। सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है, ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी, बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ,
फिर आगे बढ़ूंगा। अरे कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, ये लो। तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियां गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया रागीर, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगी। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगे, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ। कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है। और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे। इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कमला, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव, कैसे हो? अरे मोहन, अरे तुम शहर से कब आए भैया? है, गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं। तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा।
अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूं तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूं, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूं ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है, ये क्या पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा तो ये बात है, तभी कहूं ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया? ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूं। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुरा कर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे अरे कमला, कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ, देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा। जाओ शीला, एक खाली पतीली ले आओ, अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे। अरे ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा, हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि मोहन के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं।